हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे लास्ट सेशन जब फिनिश हुआ था तो मैंने 2.3 तक क्वेश्चन फिनिश अप करे थे। लेकिन मैंने आपसे ये भी इल्तिजा करी थी, रिक्वेस्ट करी थी, गुजारिश भी करी थी कि आप ट्राई करना कुछ क्वेश्चन, और पता नहीं आपने ट्राई करे या नहीं करे। है वैसे तो 2.4 के बारे में मैंने लास्ट सेशन में बताया था, लेकिन क्विकली मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ दूं, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। वो कहता है बैलेंस शीट है रॉकी लिमिटेड की। अब रॉकी लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है, कल भी मैंने बताया था, इनकी 500 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। इसका मतलब इनके टोटल 50 लाख शेयर्स है, 50 लाख शेयर्स है। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख है। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफी ज्यादा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 390 लाख का। फिर 12% डिवेंचर्स है कंपनी के। उसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के अलावा ट्रेड पेबल्स तुम्हें दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स के अलावा डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग है। और उसके अलावा अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और प्रोविजंस 33 लाख के आपको गिवन है। फिर क्वेश्चन में कहते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन है। नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 2,86,00,000 के आपके फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी है, और 41 लाख के फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। गुडविल जो आइटम है हम बिना कहे राइट ऑफ करेंगे। ऑफ कोर्स डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को भी बिना कहे राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके अलावा करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज हैं 142 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और कैश एट बैंक है 27 लाख का। अब नीचे उसने कहा ऑल द इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच। यानी कि जितने भी इक्विटी शेयर्स थे इस क्वेश्चन में, जैसा कि आपने देखा, जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है तो सबसे पहली एंट्री हमारी इसी को लेकर के होगी। करेक्ट। तो अब डायरेक्टली मैंने एंट्री से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करा। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारी होगी इस केस में, जस्ट वेट। तो पहली एंट्री हमने लिखी रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में उसने हमें क्या दिया हुआ है, नीचे कहता है कि इक्विटी शेयर जो है वो ₹2.5 का कर दिया गया है, जबकि पहले कितने का था, वो ₹10 का शेयर था। इजंट इट और नॉट? तो मेरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट इज इक्वल टू 50 लाख शेयर से ₹10 का एक शेयर है। टोटल इसका मतलब 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। अब कहता है शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी रह गई वो 50 लाख शेयर्स ऑफ 2.50 के रह गए, 2.50 के। और उसके अलावा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका चला जाएगा 50 लाख इंटू 7.50। अब अगर मैं देखूं कि ये कितना अमाउंट आता है तो डेट इज इक्वल टू 50 लैक्स इंटू 2.50, तो ये आ रहा है 125 लैक्स। तो तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल 125 लाख की रह गई, और गेन तुम्हें हो गया 375 लाख का। तो इस एंट्री में कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है जो कि तुम्हें करने में प्रॉब्लम होती। फिर उसने कहा कि डायरेक्टर्स ने अपना रेम्यूनरेशन जो था, आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन, वो पूरा का पूरा छोड़ दिया। अब डायरेक्टर का आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन आप देखेंगे यहां पर 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग 10 लाख। तो डायरेक्टर्स ने अपना रेम्यूनरेशन पूरा छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2 में आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन वेव्ड, उन्होंने पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन छोड़ दिया, फोरगो कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन वेव्ड, वेव्ड का मतलब है कि उन्होंने पूरा का पूरा छोड़ दिया। तो तुम्हारी एंट्री होगी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, जिसमें कि 10 लाख रुपए का बैलेंस था। अब ये पूरा का पूरा अमाउंट उन्होंने छोड़ दिया, तो कहां चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, 10 लाख। पॉइंट नंबर 3 में उसने कहा
डिवेंचर होल्डर्स ने कहा कि हम अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो छोड़ देंगे, लेकिन इन रिटर्न उसके एवज में आप हमें 12% डिवेंचर, जो हमारे 12% डिवेंचर हैं उनको 13% डिवेंचर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में आपकी एक तरीके से दो एंट्री हो जाएंगी। एक तो डिवेंचर इंटरेस्ट छोड़ दिया गया, ए डिवेंचर इंटरेस्ट वेव्ड, तो डिवेंचर इंटरेस्ट भी डिवेंचर होल्डर ने छोड़ दिया, ये आपके लिए गेन हो जाएगा। अब डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 48 लाख का था, आपकी एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आउटस्टैंडिंग डेबिट 48 lakhs एंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये पैसा तो कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। उसके अलावा डिवेंचर होल्डर्स ने क्या कहा, जो तुम्हारे प्रेजेंट डिवेंचर्स हैं 12% डिवेंचर्स हैं, तो कन्वर्जन ऑफ 12% डिवेंचर, कन्वर्जन ऑफ 12% डिवेंचर्स इनटू 13% डिवेंचर्स, इनटू 13% डिवेंचर्स। तुमने उनके जो 12% डिवेंचर थे उनको 13% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट। और अमाउंट वही रहेगा 400 lakhs का, 400 lakhs, 400 lakhs। उसके अलावा क्वेश्चन में कहता है पॉइंट नंबर 4 में, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, दे एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फॉर ₹125 लाख। अब वो कहता है जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं, 50 लाख है। कहता है 50 लाख शेयर होल्डर ने ₹2.5 वाला शेयर खरीदा, 125 लाख रुपीस के शेयर खरीदे। तो इसका मतलब मेरी एंट्री नंबर 4 में क्या होगा, सिंपल वर्ड्स में इश्यू ऑफ शेयर की जो एंट्री होती है वही एंट्री हम लिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर। इसका मतलब कंपनी ने और शेयर इश्यू करे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, तुम्हारे 50 लाख मेंबर हैं, 50 लाख मेंबर ने एक इक्विटी शेयर ₹2.5 का खरीदा, तभी तो तुम्हारे पास 125 लाख रुपए आएंगे, 125 lakh। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 125 लाख। तो ये सिंपल जो इश्यू की एंट्री होती है वो एंट्री हमने करी। फिर उसने कहा कि जो ट्रेड पेएबल्स हैं उनको एक ऑप्शन दिया गया कि या तो आप इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट कर ले ₹2.5 वाले, और या फिर आप जो हैं for the amount due to them or to accept 80% of the amount due in cash। यानी कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप इक्विटी शेयर ले लो जो भी आपका अमाउंट है उसके अगेंस्ट में, और या फिर आप कैश ले लो। लेकिन अगर आप कैश लेंगे तो जो भी आपका ड्यू अमाउंट होगा उसका हम केवल 80% देंगे। और वो कहता है क्रेडिटर्स फॉर 65 लाख एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स एंड ऑफ क्रेडिटर्स 100 लाख एक्सेप्ट 80 lakhs इन कैश इन फुल सेटलमेंट। अब अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो हमारे क्रेडिटर्स 165 लाख के हैं। तो इस क्वेश्चन में वैसे तुम्हें क्लियरली दिया ही गया है, बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स है पहले तो लिखो। पहले तो यहां इसकी नरेशन हो जाएगी सेटलमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल को आप सेटल करेंगे तो ट्रेड पेएबल आपके हैं कितने, 165 लाख के, 165 लाख। अब 165 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं वो कहते हैं उसमें से 65 लाख ने तो कहा कि हमें इक्विटी शेयर दे दो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको तो हम 65 लाख के बराबर इक्विटी शेयर दे देंगे। और 100 लाख के जो हैं क्रेडिटर्स उन्होंने कहा हमें कैश दे दो, लेकिन हम जब उनको कैश देंगे तो 80% ही देंगे। तो इसका मतलब 80 लाख का कैश बाहर चला जाएगा और 20 लाख तुम्हें गेन हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन।
जो बचे हुए 100 लाख के क्रेडिटर थे उनको 80% कैश मिलेगा और 20 लाख तुम्हें गेन हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर तुम देखो बैलेंस शीट के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 184 लाख की है, तो उसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। आपकी एंट्री हो जाएगी पहले तो एप्रिसिएशन इन लैंड एंड बिल्डिंग। एप्रिसिएशन इन लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं करूंगा तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 46 लाख से बढ़ गई टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 46 लाख, करेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरी है हमने उसको कम करना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तुम देख रहे हो कि 200 प्लांट एंड मशीनरी 286 लाख की है। 286 की लाख अब 220 लाख पर आ गई, तो इसका मतलब 66 लाख से इसको कम करने की जरूरत है। उसके अलावा स्टॉक की वैल्यू जो हमें अब दी हुई है, पहले के मुकाबले स्टॉक 142 लाख का था, अब 120 लाख की है, तो 22 लाख से इसको भी कम करने की जरूरत है। डेटर्स पहले जो थे 80 लाख के थे, अब डेटर्स 76 लाख के हैं, तो 4 लाख से इसको भी कम करने की जरूरत है। इज इट क्लियर टू यू? तो लास्ट एंट्री जब हम करेंगे रिटर्न ऑफ की, तो मुझे पहले यह देखना पड़ेगा मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है, करेक्ट। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जब तुम जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है तुम ऐड करोगे तो 499 लाख का बैलेंस तुम्हारा आ जाएगा। चिंता मत करो, ये आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद मैं राइट ऑफ करने की कोशिश करूंगा जो जो चीजें मुझे राइट ऑफ करनी है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी मुझे 66 लाख से कम करनी है, तो मैं 66 लाख से कम कर दूं। स्टॉक को मुझे कम करने की जरूरत है, तो स्टॉक को भी मैं कम करूंगा। स्टॉक को 22 लाख से कम करा जाएगा। उसके अलावा डेटर्स हैं, उनको 4 लाख से कम करने की जरूरत है, तो डेटर्स को 4 लाख से कम कर दिया। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम थे जो मुझे बिना कहे राइट ऑफ करने थे। एक तो गुडविल है, दूसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है। पहले तो इसको ले लें, गुडविल और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। अब गुडविल का जो अमाउंट है वो है 15 लाख और इसका है 8 लाख। 15 लाख 8 लाख। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में हमने देखा था कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 390 लाख का है, तो 390 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 390 लाख। अब प्रॉब्लम क्या है, जितना अमाउंट तुमने राइट ऑफ करना है, जितना भी अमाउंट तुमने राइट ऑफ करना है, अगर मैं इसका टोटल करूंगा ना तो ये टोटल जो आ रहा है 505 लाख आ रहा है। 505 लाख का टोटल आ रहा है, 505 लाख। तो 505 लाख का जो टोटल है, इस टोटल को एक सेकंड, ये जो टोटल है ये 505 लाख का है, जबकि हमारे पास इस समय बैलेंस कितना मौजूद है, 499 लाख का बैलेंस है। इसका मतलब अब की बार शॉर्टफॉल है 6 लाख की। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जितना अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है वो एक्सीड कर जाए जितना कि रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस है, तो ऐसे केस में शॉर्टफॉल होगी। शॉर्टफॉल के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कोई रिजर्व्स है, तो यहां पर कैपिटल रिजर्व में 6 लाख रुपए मौजूद है, तो 6 लाख रुपए जो है मैं यहां पर लिखूंगा 6 लाख। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए जो शॉर्टफॉल थी वो मैं कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करूंगा। कैपिटल रिजर्व से मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कोई ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर अगर कैपिटल रिजर्व में भी नहीं होता तो फिर मैं कोई प्रोविजन देखता। अगर कोई प्रोविजन है, अगर प्रोविजन भी नहीं होता तो फिर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता। यानी कि जब भी शॉर्टफॉल होगी तो क्वेश्चन में या तो प्रोविजन मौजूद होगा या फिर कुछ रिजर्व्स मौजूद होंगे, तभी वो इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन में। अब
अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे? पहले तो मुझे बताओ कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा। 27 लाख कैश अकाउंट में बैलेंस है ऑलरेडी। तो तुम्हें अपनी एंट्रीज में देखना पड़ेगा कि क्या तुमने कोई कैश की एंट्री करी। एंट्री नंबर 1 में कुछ नहीं करा, 2 में कुछ नहीं करा, 3 में भी कुछ नहीं है, लेकिन 4th में तुमने शेयर इशू करे। तो 27 लाख रुपीज तो तुम्हारे पास पहले से ही थे। उसके अलावा तुमने 125 लाख के शेयर्स और इशू करे। उसके अलावा तुमने ट्रेड पेएबल को 80 लाख रुपए दिए भी हैं, तो 80 लाख माइनस करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 27 लाख प्लस 125 लाख माइनस 80 लाख करके जो आएगा वो तुम्हारा इसका बैलेंस होगा। अब जो ट्रेड रिसेवेबल है, मैंने बताया कि उनकी न्यू वैल्यू तुम्हें दी हुई है, क्योंकि 4 लाख से कम हो गए। वैसे बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू तुम्हें दी है, तो 76 लाख बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेंट्री की भी न्यू वैल्यू 120 लाख की नीचे दी हुई है। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इतनी आएगी। तो कैश, ट्रेड रिसेवेबल और इन्वेंट्री का अमाउंट मैंने बता दिया। डिस्काउंट जो है वो खत्म हो गया, गुडविल खत्म हो गया। फर्नीचर 41 लाख की वैल्यू पर ही आएगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू नीचे 220 लिखी थी, तो 220 आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब 230 पर आ जाएगी, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू इसकी 230 हमें दी हुई है। प्रोविजंस 33 लाख के ही आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11 लाख के ही आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन खत्म हो गया। ट्रेड रिसेवेबल भी खत्म हो गया, क्योंकि सारा डेबिट हो गया। डिवेंचर आउटस्टैंडिंग भी खत्म हो गया, क्योंकि हमने पे कर दिया। अच्छा, 48 लाख का हमने डिवेंचर अच्छा वो छोड़ दिया था, वो पे नहीं करा था, वो उन्होंने छोड़ दिया था। और डिवेंचर जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिए। 12% डिवेंचर नहीं आएंगे बैलेंस शीट में, अब 12% की बजाय 13% डिवेंचर बैलेंस शीट पे आएंगे। और कितने के आएंगे? ऑफ कोर्स 400 लाख के ही आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया। कैपिटल रिजर्व भी तुमने यूज कर लिया। अब तुमने ये देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये जो 500 लाख है, यहाँ 500 लाख ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। ये 500 लाख है, ये 500 लाख डेबिट हो चुकी है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में इस वक्त 125 लाख का बैलेंस है। 125 लाख के बाद तुमने इक्विटी शेयर और कहीं इश्यू करी है, यहां करी है, 125 लाख की और कर दी, तो 250 लाख हो गया। 250 लाख की कैपिटल तो हो ही चुकी है, और 65 लाख की कैपिटल तुमने और इशू कर दी, तो 315 लाख अभी तक हो रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 315 लाख की आएगी, 315 लाख की। तो ये बैलेंस शीट मैंने आपकी बना दी। इज इट क्लियर टू यू? वैसे ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। पोस्ट बैलेंस शीट, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट तुम यहां पर भी देख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया 315 लाख की है। उसके अलावा 13% डिवेंचर, 12% डिवेंचर नहीं आएंगे, सिर्फ 13% डिवेंचर आएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो दिए हुए थे वैसे आएंगे। टोटल बैलेंस शीट का इतना आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 230 पर आ गई, प्लांट एंड मशीनरी 220 पर है। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, टोटल 491। इन्वेंट्री की रिवाइज्ड वैल्यू 120 है। ट्रेड रिसेवेबल यानी डेटर्स की रिवाइज्ड वैल्यू 76 है। और जो मैं तुम्हें बता रहा था कैश का बैलेंस, देखो कैश में 27 लाख शुरू में थे, 125 लाख के शेयर्स हमने इश्यू करे, 80 लाख की हमने पेमेंट क्रेडिटर्स को करी, तो 72 लाख रुपीस का आपका बैलेंस आएगा। तो इसको करा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2.5 में मैंने आपको बताया था ये आपको कर लेने चाहिए। अब सारे क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगता। खैर, अब इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। वैसे लास्ट क्लास में मुझे लगता है मैंने ये भी डिस्कस करा था। 75,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले हैं, 7.5 लाख के, टोटल 11.5 लाख की कैपिटल है। 6% डिवेंचर्स हैं, सिक्योर्ड हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर 3,75,000 के। एक्रूड इंटरेस्ट 22,500 का है डिवेंचर का। तो टोटल डिवेंचर का क्लेम हम कह सकते हैं 3,97,500 का है। करंट लायबिलिटी के अंदर एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दी हुई है 1,95,000 की। ट्रेड पेएबल 3 लाख का है, और आपके नोट्स में ये लिखा होगा, जो आपके पास नोट्स होंगे उसमें लिखा होगा कि ये डायरेक्टर्स का लोन तुम्हें दिया हुआ है। 1 लाख जो है ये डायरेक्टर का लोन है, डायरेक्टर्स लोन, डायरेक्टर का लोन 1 लाख। 3 लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल और डायरेक्टर्स लोन, करेक्ट। उसके बाद
फिर कहता है फिक्स्ड एसेट के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तुम्हें दी हुई है 4,25,000 की, प्लांट 50,000 का है, पेटेंट्स 37,500 के है। ऑफ कोर्स गुडविल को मैं बिना कहे राइट ऑफ करूंगा। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 55,000 की है। उसके अलावा करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए, इन्वेंट्री आपको दी हुई है, टोटल करंट एसेट 9,10,000 के। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अब की बार एसेट साइड में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को भी आप राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट्स को मैं तभी राइट ऑफ करूंगा अगर उसके बारे में कोई डायरेक्शन दी होगी तो। करेक्ट, ये क्वेश्चन है। पहले तो कहता है प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू जो है वो हमने 75,000 की कर दी। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट पे तुम्हें कितनी दी हुई है, पहले तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है आपको 4,000 शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो आपका 100 रुपए का है। टोटल जो है 4 लाख रुपए की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। अब नीचे उसने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है हमने 75 तक राइट डाउन कर दिए। रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में कुछ लिखा नहीं होगा तो हमेशा ही मान के चलेंगे कि न्यू का भी वही रेट ऑफ डिविडेंड है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब 4,000 जो शेयर हैं वो 75 के रह गए, इसका मतलब 3 लाख के हो गए। और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो पैसा चला जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 4,000 इंटू 25 के हिसाब से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। यहां तक ठीक है। उसके अलावा फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है, अच्छा पहले पॉइंट में ये भी उसने कहा कि इक्विटी शेयर की वैल्यू 2 रुपए तक कर दी गई। तो पॉइंट नंबर 1 में ये तो एंट्री नंबर ए हो गई और एंट्री नंबर बी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपकी 75,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7.5 लाख की है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 2 रुपए तक कर दी, 75,000 इंटू 2, 75,000 इंटू 2 का मतलब 1,50,000 की अब इक्विटी शेयर कैपिटल है। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना आ जाएगा 75,000 इंटू 8, डेट इज इक्वल टू 6 लाख। तो अभी तक की पोजीशन ये है। पॉइंट नंबर 2 में वही कहानी बयान करी है जो कई बार हो चुकी है। प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 4 साल का एरियर में था और वो सारा का सारा हमने वेव कर दिया, टू बी वेव्ड बाय 3/4, और वो कहता है बैलेंस 1/4 जो है वो हमने इक्विटी शेयर के थ्रू पे करा। तो पॉइंट नंबर 2 में 2 एंट्री मुझे करनी पड़ेंगी। एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करेंगे और पे हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद हम इसको राइट ऑफ करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। अब मुझे यह देखना होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 4 साल का एरियर में कितना है। अब कई बार मैंने आपको बताया है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर कंप्यूट करेंगे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे करेंगे। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड इन एरियर पहले तो आपने निकाला, डिविडेंड इन एरियर। अब डिविडेंड जो आपके एरियर में है 4 लाख का 6%, 4 लाख की आपकी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका 6% 1 साल का डिविडेंड हो गया और 4 साल का डिविडेंड आपका इतना एरियर में बनता है। तो पहले तो आप एरियर का ये डिविडेंड निकाल लें, 4 लाख इंटू 6% और इंटू 4, तो 96,000 ये आ रहा है। 96,000 का डिविडेंड आपका है। अब 96,000 में से आपने पे कितना करा, आप बस उसका ख्याल करेंगे। पेड आपने करा है 1/4, तो 96,000 का 1/4 24 ही आ जाएगा, 24,000। तो 24,000 रुपए का डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा, ये आप एंट्री कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट 24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000, फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी।
क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कहता है डिवेंचर होल्डर ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली एट इट्स बुक वैल्यू पर ली एट ₹1,00,000 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 in part payment of their holding and to provide additional cash of 1,30,000 secured by a floating charge on company's asset at an interest rate of 8%। वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहले तो हमारे डिवेंचर होल्डर्स कितने के हैं ये बताओ। 6% डिवेंचर हमारे 3,75,000 के हैं, करेक्ट। ये एंट्री नंबर 3 से रिलेटेड है। एंट्री नंबर 3 में सबसे पहले तो मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी, जो मेरी एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 1 लाख की, वो 1,20,000 पर आ गई, यानी कि 20,000 से बढ़ गई। पहले तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब ये प्रॉपर्टी जो 1 लाख की थी 1,20,000 पर जब पहुंच गई तो हमने इसको डिवेंचर होल्डर को दे दिया। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और ये हमने पार्ट पेमेंट में दिया है, तो इसलिए डिवेंचर का अमाउंट या बैलेंस 1,20,000 से ही कम होगा। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 1,20,000। ठीक है। अब डिवेंचर हमारे 3,75,000 के तुम देख रहे हो, और 3,75,000 में से हमने 1,20,000 के डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया, क्योंकि हमने उनको 1,20,000 का सामान दे दिया। अब डिवेंचर बचे हुए हैं, नो डाउट वो बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन इस पॉइंट में एक पॉइंट ये लिखा है कि डिवेंचर होल्डर को तुमने 1 लाख की प्रॉपर्टी 1,20,000 में दे तो दी, उसके अलावा डिवेंचर होल्डर ने इस बात पर एग्री करा कि वो हमें एडिशनल कैश देंगे 1,30,000 का ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज एसेट, करेक्ट। और ये जो वो हमें कैश देंगे वो 8% के हिसाब से देंगे। अब हो सकता है कि ऐसे में कई बच्चे ये एंट्री लिख दें, वो ये सोचे भी डिवेंचर होल्डर हमें कैश दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये एंट्री लिख दें कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, जो कि नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो ऐसा लगेगा कि हमारी कंपनी और डिवेंचर इशू कर रही है, जबकि हमारी कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर रही है इस केस में। तो इसका मतलब हमने डिवेंचर से एक तरीके का लोन लिया। तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी इसी पॉइंट के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट, तुमने 1,30,000 रुपए डिवेंचर होल्डर से और लिए, तो टू 8% सिक्योर्ड लोन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हमने पैसा लिया है ऑन दिस सिक्योरिटी पर लिया है, अपने एसेट्स की सिक्योरिटी पर लिया है, तो इसलिए टू 8% सिक्योर्ड लोन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। 1,30,000। अब इस एंट्री से क्या होगा, एक तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरा 8% सिक्योर्ड लोन नाम की लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में कहते हैं, एंट्री नंबर 4 है वैसे हमारी ये, और इसमें कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट जो भी था वो हमने पे कर दिया। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब बैलेंस शीट में आप देखें कि एक्रूड इंटरेस्ट कितना है। एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में हमने देखा तो एक्रूड इंटरेस्ट 22,500 रुपए का है, और ये इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 22,500 टू कैश अकाउंट 22,500, करेक्ट, ये हमने पे कर दिया। फिर उसके बाद उसने बताया पेटेंट्स एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। देखो तुम चाहो तो इनको बाद में भी राइट ऑफ कर सकते हो, पहले भी राइट ऑफ कर सकते हो। सपोज तुम अभी राइट ऑफ करना चाहते हो तो आप एक एंट्री लिख सकते हो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट एंड गुडविल, लेकिन बेटर है कि हम इसको इकट्ठे बाद में इकट्ठे राइट ऑफ करें। इसी तरह इन्वेंट्री को भी, अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है, इसलिए मैं पेटेंट्स को राइट ऑफ करूंगा, इन्वेंट्री को भी मैं राइट ऑफ बाद में करूंगा, और 68,500 का जो बैड डेट्स है, यानी कि ये तीनों इंफॉर्मेशन, यानी कि 5th, 6th और 7th, उनको हम बाद में इकट्ठे लेंगे। अब वो कहते हैं रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू करा 3,87,500 पे। अब यहां समझना यह है कि आपके जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी पहले, तो वो कितनी थी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने देखा बैलेंस शीट में 4,25,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अब 4,25,000 की जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, उस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो बाहर जा चुकी है। वो एक अलग मैटर है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी
आपने 1,20,000 रुपये डिवेंचर होल्डर्स को दे दी, लेकिन मेन चीज है 4,20,000 में से 1,00,000 की प्रॉपर्टी बाहर चली गई, तो 3,25,000 की प्रॉपर्टी बची हुई थी। अब वो कहता है 3,25,000 की प्रॉपर्टी जो बची हुई है वो 3,87,500 पर आ गई। इसका मतलब है 3,87,500 माइनस 3,25,000, तो इसका मतलब है जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसमें 62,500 का इजाफा हो गया, गेन हो गया। तो इसकी एंट्री मैं करूंगा पॉइंट नंबर, ये 8 है, वैसे हमारी एंट्री नंबर 5 है। ये जो एंट्री 5 है पॉइंट नंबर 8 से रिलेटेड है। एंट्री नंबर 5 में मैंने लिखा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो बची हुई प्रॉपर्टी थी रिमेनिंग, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, और उसकी वैल्यू आपने देखा 62,500 से बढ़ गई, तो 62,500 और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 62,500, ये आपने एंट्री इसकी कर दी, करेक्ट। उसके अलावा पॉइंट नंबर 9 में कहता है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया 1,40,000 में। ये मेरी एंट्री नंबर 6 है, लेकिन इस एंट्री का जो ताल्लुक है पॉइंट नंबर 9 से है। अब पहले तो हम ये देखें ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 55,000 की थी इन्वेस्टमेंट। 55,000 की इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जो भी लिखना है, आपने बेचा कितने में, 1,40,000 में बेचा, तो 1,40,000 का अमाउंट आप पहले तो यहां पर लिखेंगे। फिर टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई और ट्रेड इन्वेस्टमेंट 55,000 की थी, तो टू रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना आ जाएगा, 85,000 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में कहता है कि जो डायरेक्टर का लोन है, डायरेक्टर का जो लोन है 90% तो आपने सेटल कर दिया इक्विटी शेयर इशू कर करके। जो भी लोन था 1,00,000 रुपए का लोन है, वैसे उसका 90% तो आपने इक्विटी शेयर दे दिया, 5% आपने कैश में दे दिया, और बचा हुआ 5% जो है वो वेव कर दिया गया। तो एंट्री नंबर 7 है, लेकिन इस एंट्री का ताल्लुक पॉइंट नंबर 10 से है, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट। अब डायरेक्टर का लोन आपने नोट करा कि बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। अब 1,00,000 रुपए का जो लोन है उसके 90% के बराबर तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिए। 90,000 के 2 रुपए वाले शेयर हैं, देखना चाहते हो कितने शेयर दिए हैं, तो 90,000 को 2 से डिवाइड कर देना। उसके अलावा आपने 5% की जो पेमेंट है वो कैश के थ्रू कर दी, 1,00,000 का 5% 5,000, और कहते हैं जो बचा हुआ 5% है वो उन्होंने छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा 5,000। फिर पॉइंट नंबर 11 में कहते हैं, वैसे मेरी एंट्री नंबर 8 है और इसका ताल्लुक जो है पॉइंट नंबर 11 से, वो कहता है कैप कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट थे 2,50,000 के, हमारी कंपनी से कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गए और हमें 5% की पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो इसके अंदर 2 एंट्री होंगी, ये बात अब कई बार आपको बताई जा चुकी है। पेनल्टी चार्जेस अकाउंट डेबिट, आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लग गए 5% ऑफ 2,50,000, तो 12,500 पहले तो आप पे करेंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी लिखना है, तो 12,500 रुपए पेनल्टी चार्जेस आपने पे कर दिए। पेनल्टी चार्जेस को पे करने के बाद मैंने कई बार कहा इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेनल्टी चार्जेस अकाउंट, डेट इज इक्वल टू 12,500। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ऐसा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर, अब सारे पॉइंट खत्म हो गए। उसके बाद आप ये देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका पहले तो नेट बैलेंस क्या है, यह आपकी एंट्री नंबर 9 होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में नेट बैलेंस पहले आपको चेक करना पड़ेगा। नेट बैलेंस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो जो मैंने एंट्रीज पास करी हैं, एंट्री नंबर 1 में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है पहले तो क्रेडिट हो रहा है 1,00,000 रुपए से, तो मैं 1,00,000 रुपए लिखूंगा।
फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन और क्रेडिट हो रहा है 6 लाख, तो 6 लाख मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट देखो यहां पर डेबिट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 24,000 मैंने माइनस कर दिए। उसके अलावा फिर क्रेडिट हो रहा है तो मैंने 20,000 ऐड कर दिए। यानी कि जहां जहां वो क्रेडिट हो रहा है वहां वहां मैं ऐड करते जाऊंगा। उसके अलावा फिर क्रेडिट हो रहा है 62,500 से, तो 62,500। उसके अलावा फिर क्रेडिट हो रहा है 85,000 से, तो प्लस 85,000। उसके अलावा फिर क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो मैंने 5,000 और क्रेडिट करे। उसके अलावा यहां पर फिर ये डेबिट हो गया, तो जहां जहां डेबिट हुआ है वहां माइनस भी करना है, -12,500। ऐसा करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस आप यहां पर लिखेंगे 8,36,000। अब 8,36,000 का जो बैलेंस आया, ये नेट बैलेंस क्या बता रहा है? ये नेट बैलेंस ये बता रहा है कि तुमने कुछ चीजें पहले ही राइट ऑफ कर दी, जैसे पेनल्टी चार्जेस और प्रेफरेंस डिविडेंड हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। अब जो बची हुई चीजें वो मुझे इस क्वेश्चन में राइट ऑफ करनी थी। उसने कहा पेटेंट्स और गुडविल को तो आप पूरा राइट ऑफ कर दो, तो पेटेंट्स और गुडविल, पेटेंट्स एंड गुडविल, और पेटेंट्स का अमाउंट जो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ था वो 37,500 है, गुडविल 1,30,000 की है। 37,500, गुडविल 1,30,000। क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दी हुई है उसके अलावा वो कहता है 65,000 हमने इन्वेंट्री से राइट ऑफ करने हैं, तो इन्वेंट्री से आपने 65,000 राइट ऑफ कर दी। 65,000 इन्वेंट्री से आपने राइट ऑफ कर दी। उसके बाद कहते हैं रिमेनिंग इन्वेंट्री के बाद हमें 68,500 जो है वो बैड डेट्स के लिए प्रोवाइड करने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 68,500। ये तो क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दी थी वो हमने कर ली। और उसके अलावा क्वेश्चन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है 5,35,000 का, वो हमें लिखना भूलना नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप जो है राइट ऑफ करेंगे 5,35,000। अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, अगर बचेगा तो -37,500, -1,30,000, -65,000, -68,500, -5,35,000। इत्तेफाक की बात है कि कोई बैलेंस नहीं बच रहा है, करेक्ट? तो कोई बैलेंस इसमें नहीं बचा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने सॉल्व तो करा ही दिया है। पहली एंट्री हमने यही लिखी, इक्विटी शेयर कैपिटल, हालांकि हमने पहले प्रेफरेंस की लिखी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 6 लाख रिकंस्ट्रक्शन में चला गया था और 1,50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल रह गई थी। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख की थी, 3 लाख तक वो रह गई है और 1 लाख से कम हो गई है, करेक्ट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। अब यहां जब तुम सॉल्यूशन देखोगे तो यहां तुम सोचोगे कि 82,500 क्यों लिखा है। इन्होंने इकट्ठे ही लिख दिया। ये 82,500 का मतलब है एक बार तो 1 लाख की प्रॉपर्टी 20,000 से बड़ी थी और रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 62,500 से बड़ी थी, इसलिए ये डायरेक्ट एंट्री कर दी गई है। और डिवेंचर होल्डर को हमने 1,20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी। वैसे जैसे मैंने सॉल्यूशन कराया उसके हिसाब से ही आप करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्रूड इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। फिर हमने डिवेंचर्स, अब ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, देखो ये लिखा है, ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये होनी चाहिए 8% सिक्योर्ड लोन अकाउंट, करेक्ट? उसके बाद फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा था 1,40,000 में, 55,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 85,000 का प्रॉफिट हुआ। डायरेक्टर का लोन 1 लाख का था, 90,000 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिए, 5,000 हमने कैश दिया, 5,000 का हमें फायदा हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड 24,000 के हमने पे करे थे और वो हमने डेबिट कर दिए रिकंस्ट्रक्शन में।
पेनल्टी चार्जेस 12,500 के पे करे और फिर रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट कर दिए। 8,36,000 आपका नेट बैलेंस बचेगा और मैंने कहा कोई कैपिटल रिजर्व इसमें नहीं आएगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस देखने के लिए आप अलग से इस तरह का एक टेबल बना लिया करो। जो जहां जहां क्रेडिट हुआ है पहले उनको इकट्ठे कर लो और जहां जहां डेबिट हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं डेबिट में लिख लो, तो बैलेंस आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। अब उसके बाद बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कई बार आपको बता चुका हूं आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 5,64,000 की आएगी। कैसे आएगी अभी आपको मालूम होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खैर 3 लाख की है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल जो 1.5 लाख की रह गई थी फर्स्ट एंट्री या सेकेंड एंट्री जब हमने करी थी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 1,50,000 की रह गई थी। अब उसके बाद तुमने इक्विटी शेयर एक तो 24,000 रुपए की और इश्यू करी। उसके अलावा आपने इक्विटी शेयर कैपिटल जहां जहां इश्यू करी है वहां पर आप ऐड करते रहे। फिर आपने 90,000 की शेयर कैपिटल और इश्यू करी है। तो इस तरह ऐड करने के बाद आपका जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में आपने लिखना है। तो टोटल 5,64,000 की इक्विटी शेयर आपकी यहां पर आनी चाहिए। उसके अलावा डिवेंचर्स जो थे, जो आपके डिवेंचर थे, ये यहां पर डिवेंचर 3,85,000 ये गलत फिगर लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। ये कुछ ठीक फिगर्स नहीं लिखी हुई है। मैं बता देता हूं डिवेंचर कितना आएगा। देखो आपके जो डिवेंचर थे, टोटल डिवेंचर बैलेंस शीट के अंदर डिवेंचर का जो अमाउंट था वो 3,97,500 3,75,000 का। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो 3,75,000 के जो डिवेंचर्स हैं उनको तो आपने 1,20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी। तो ये 2,55,000 के डिवेंचर तो ठीक है, लेकिन आउटर कॉलम में आप 2,55,000 थी डिवेंचर लिखेंगे। ये जो बच गए डिवेंचर 6% डिवेंचर। और जैसे कि मैंने कहा जब डिवेंचर होल्डर से हमने 1,30,000 रुपए लिए तो उसकी एंट्री हमने कैश टू डिवेंचर नहीं करनी है, हमने करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू 8% सिक्योर्ड लोन। तो न्यू बैलेंस शीट में 8% सिक्योर्ड लोन आ जाएगा 1,30,000 का। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डिवेंचर 2,55,000 के आएंगे 6% और 8% सिक्योर्ड लोन आएगा। बाकी आइटम ठीक है। 3 लाख क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैं बता ही चुका हूं अब कितने की होगी। 3,87,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अब है। रिवाइज्ड वैल्यू हमें दी हुई थी रिमेनिंग, और प्लांट 50,000 का है, तो मिला करके टोटल इतना लिख दिया गया है। इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट और गुडविल राइट ऑफ हो गए हैं। बाकी फिगर्स आप लिख सकते हो। इन्वेंट्री में से कुछ अमाउंट हमने राइट ऑफ करके ये फिगर लिखी है। डेटर्स के खिलाफ हमने प्रोविजन बनाया था, तो अब इतना अमाउंट है। कैश बैंक में 35,000 का बैलेंस कैसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में कैश और बैंक का बैलेंस भी आपको समझना चाहिए कि कैसे कंप्यूट करेंगे। वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कैश या बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। देखो यहां पर, चलो शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहली एंट्री में कोई कैश नहीं है, दूसरी एंट्री में कोई कैश नहीं है। इनफैक्ट ये फर्स्ट एंट्री है, इसके 2 हिस्से थे। सेकेंड एंट्री में भी कैश कुछ नहीं आ रहा। थर्ड एंट्री में ए पार्ट में, बी पार्ट में कोई कैश नहीं आ रहा, लेकिन सी पार्ट में कैश आ रहा है। 1,30,000 का कैश आ रहा है। और कैश किसकी वजह से आ रहा है? 8% सिक्योर्ड लोन की वजह से कैश आ रहा है। 1,30,000 का जो हमने लोन लिया उसकी वजह से कैश हमारे पास आया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, पुरानी बैलेंस शीट में तुम्हारे पास कोई कैश अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एंट्री नंबर जब मैंने 4 करी तो उसमें मैंने एक्रूड इंटरेस्ट को पे करा। तो एक्रूड इंटरेस्ट को मैं पे करूंगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो रहा है। एक्रूड इंटरेस्ट को हमने जो 22,500 रुपए पे करे, एक्रूड इंटरेस्ट को पे करने के बाद एंट्री नंबर 5 में कोई कैश नहीं है। 6th एंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट 1,40,000 में बेची, तो इन्वेस्टमेंट को बेच करके हमारे पास 1,40,000 रुपए कैश में और आ गए। तो इस तरीके से आप कैश का बैलेंस आसानी से निकाल सकते हैं।
फिर मैंने एंट्री नंबर 7 करी तो मैंने डायरेक्टर को 5,000 का कैश दिया, तो डायरेक्टर का लोन पे करने की वजह से 5,000 कैश और कम हो गया। उसके अलावा एंट्री नंबर 8 में मैंने पेनल्टी चार्जेस पे करे हैं 12,500 के, तो पेनल्टी चार्जेस 12,500 के आपने पे करे। अब अगर आप देखोगे तो आपके कैश अकाउंट में अगर मैं पूछूं इस वक्त कितना बैलेंस है, तो आप ये बताएंगे इतना बैलेंस है। 1,30,000 प्लस 1,40,000 माइनस 22,500 माइनस 5,000 एंड माइनस 12,500। तो इसका मतलब बैलेंस तो 2,30,000 का है, बैलेंस 2,30,000 का है। तो लॉजिकली मुझे अपनी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 2,30,000 का लिखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहां 35,000 क्यों लिखा हुआ है या बैलेंस शीट में 35,000 क्यों लिखा है, ये मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो कैश में 2,30,000 का बैलेंस है जैसा कि मैंने बताया। देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के तहत हमारी कोशिश ये चलती है कि हम अपनी बैलेंस शीट को एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर दें। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी था 1,95,000 का। ध्यान से देखें, बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको नजर आएगा 1,95,000 का। अब अगर मैं कैश बैलेंस भी लिखूं और बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखूं, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं एसेट साइड में कैश लिखूं 2,30,000, वो मैं लिख सकता हूं वैसे, और फिर मुझे लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 195 लिखना चाहिए। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि आपके पास कैश भी मौजूद है और आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखा रहे हो। तो बेटर रहता है कि कैश बैलेंस में से बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका 1,95,000 है उसको माइनस कर करके जो आ रहा है वो फिगर आप यहां पर लिखें। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चलो, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, तो आपको इस समझ में अच्छी तरह आ जाना चाहिए। 2.6 में क्या कहता है? अब कहता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन करते नहीं हो तो फिर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। कहता है ईच इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹25। पहले तो कहता है इक्विटी शेयर जो प्रत्येक इक्विटी शेयर है वो हमने 25 रुपए की कर दी। मैं बता बता के इस तरह के क्वेश्चंस परेशान हो गया हूं, लेकिन फिर भी आप समझते नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा मुझे आप पहले ये बताओ। पहले वाले पॉइंट की कहते हैं ईच इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹25 ईच। अब मुझे बार बार ना ये पेज पलटने पड़ते हैं ऊपर नीचे में। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? 2.6 है। 2.6 में अपने सामने रख लेता हूं ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। नीचे में डायरेक्शन पढ़ रहा हूं, तो ईच इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 25 ईच। तो मेरी एंट्री क्या होगी? एंट्री से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पॉइंट नंबर कौन सा है ये? पहले एक सेकंड और दे दो बस। फर्स्ट पॉइंट है इनफैक्ट। तो पॉइंट वाइज ही मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बाद में रेफर करो तो प्रॉब्लम ना हो। आज जरा तबीयत मेरी ठीक नहीं है जैसा कि आपको लग गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करें, कराना तो है। तो सबसे पहले तो अब मैंने नरेशन नहीं लिखी। रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जैसा कि आपने देखा 35,000 शेयर्स हैं आपके, और 35,000 शेयर 100 रुपए का शेयर है। टोटल 35 लाख रुपीस की आपकी शेयर कैपिटल है। अब नीचे उसने लिखा कि इक्विटी शेयर जो है आपने 25 तक रिड्यूस कर दिया, 25 तक रिड्यूस कर दिया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 35,000 इंटू 25, यहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल आपने राइट डाउन कर दी। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना जाएगा? डेट इज 35,000 इंटू 75। ये फिगर आपकी रिकंस्ट्रक्शन में चली जाएंगी। फिगर्स भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट? $35,000 इंटू 25, 8,75,000 ये आ रहा है। 35,000 इंटू 25, और 35,000 इंटू 75, that is 26,25,000, 26,25,000। करेक्ट? तो
एक तो ये हमने करा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद फिर उसने अगले पॉइंट में क्या कहा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 75। अब कहता है एग्जिस्टिंग शेयर हमने 75 का कर दिया और उसके बाद हमने उसको एक्सचेंज कर दिया फॉर वन न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच एंड वन इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? हालांकि मेरे को लगता है कि मैंने लास्ट सेशन में इसके बारे में आपको शायद बताया भी था, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 2 में, ये पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 2 में एंट्री नंबर ए, वो कहता है एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर पहले तो हमने 75 के कर दिए। अब बैलेंस शीट में देखो, पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके कितने हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 शेयर है और एक शेयर जो है जैसा कि आपने नोट करा 100 रुपए का शेयर है, तो 15 लाख रुपए ये हो गए। 15 लाख रुपए की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। अब नीचे उसने सिंपल सा एक पॉइंट दिया है, कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो तुमने 75 की कर दी। रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है फिलहाल, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 75। अब 15,000 इंटू 75 कितना होता है, 11,25,000 होता है शायद। और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 15,000 इंटू 25 तो 3,75,000। पहले तो उसने कहा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो शेयर है वो हमारी कंपनी ने 75 का कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर टू बी रिड्यूस टू 75, पहले तो ये लिखा हुआ है, एंड देन एक्सचेंज्ड फॉर न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जब शेयर कैपिटल 75 की कर दी गई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब, यानी कि नेक्स्ट एंट्री में क्या करूंगा उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इस वक्त मेरी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो इतनी है 15,000 इंटू 75, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 75। अब मैंने दोबारा इसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं कि हमारा शेयर 75 का कर दो, हमने कर दिया। लेकिन 75 का करने के बाद आप क्या करो, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें वन न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर दे दो, हमें एक नया प्रेफरेंस शेयर 50 रुपए वाला दे दो और हमें एक इक्विटी शेयर दे दो 25 रुपए वाला। करेक्ट। एंड देन एक्सचेंज फॉर वन न्यू 13% प्रेफरेंस शेयर। अब हम इनको 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं। ये जो 15,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, हम इनको अब एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 में। तो 15,000 इंटू 50 कितना हो जाता है, 15,000 इंटू 50 कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे। डेट इज इक्वल टू 7,50,000। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने यह भी कहा कि आप हमें एक तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी लाइन में, एंड वन न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹25, और हमने इनको अब इक्विटी शेयर भी दे दिया। ये जो 15,000 शेयर होल्डर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स, हर एक को हमने एक तो 50 रुपए का न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दिया और हर एक को हमने अब इक्विटी शेयर जो कि अब 25 का है वो दे दिया। तो 15,000 इंटू 25 डेट इज इक्वल टू 3,75,000। मैं चाहता तो ये ए और बी दोनों को कंबाइन कर करके भी बता सकता था, लेकिन उससे फिर उतना ठीक तरीके से क्लियर नहीं होता। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम कर लो। अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रह गई है उसको तुमने 13% प्रेफरेंस शेयर दे दिए और इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी। एक तो ये पॉइंट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं तुम्हें शो करते हुए भी बताते चलूं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या कहा, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव फॉरगॉन देयर राइट टू प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर फॉर 4 years।
4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो क्या कहता है कि 1 year's डिविडेंड एट ओल्ड रेट इज हाउ एवर पेएबल टू देम इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच। सिंपल वर्ड्स में 1 साल का डिविडेंड तुम्हें देना है पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक। तो एंट्री नंबर 3 में ए प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस डिविडेंड आप पे करेंगे लेकिन इक्विटी शेयर्स के थ्रू पे कर रहे हैं आप। और बी पे करने के बाद हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट भी करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। हम डेबिट करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अब हमें 1 साल का डिविडेंड पे करना है। मैंने कहा डिविडेंड जब भी आएगा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को देखें। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 10% है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 15 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एग्जिस्टिंग, और 1 साल का डिविडेंड आपको पे करना है। तो इसका मतलब 1,50,000 का डिविडेंड आप पे करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। ये तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड 1,50,000, ये आपकी दूसरी एंट्री हो जाएगी। करेक्ट। Debenture holders shall be given the option to either accept 90% of their claims in cash or to convert their claims in full into new 13% preference shares of ₹50 each issued at par. डिवेंचर होल्डर्स को 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो आप कैश ले लो, लेकिन अगर आप कैश मांगोगे तो हम 90% देंगे, और या फिर आप अपने जो डिवेंचर्स हैं उनको 13% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उस केस में मैं आपको जितना आप कन्वर्ट करना चाहेंगे उतने शेयर देंगे। वो कहता है 1/2 ऑफ द डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड प्रेफरेंस शेयर फॉर देयर क्लेम्स, द रेस्ट वर पेड इन कैश। अब पहले तो आप ये देखो तुम्हारे डिवेंचर होल्डर हैं कितने? 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, 5 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स या डिवेंचर्स। अब डिवेंचर का जो अमाउंट तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर था वो 5 लाख का है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख। 5 लाख के डिवेंचर होल्डर को एक ऑप्शन दिया गया कि आप शेयर्स ले लो, दूसरा ऑप्शन दिया गया कैश ले लो। आधे डिवेंचर होल्डर्स ने कहा हमें शेयर्स चाहिए, लेकिन हम जो इनको शेयर्स देंगे वो 13% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। तो हमने इनको 13% प्रेफरेंस शेयर दे दिए। 13% प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख के, क्योंकि 50% ने कहा कि हमें शेयर्स दे दो। दूसरा, अब बच गए 2.5 लाख के डिवेंचर, लेकिन हमने उनको यह कहा था कि अगर आप कैश मांगोगे तो हम 90% ही आपको पे करेंगे। तो जो 2.5 लाख बचे हुए डिवेंचर हैं, अब जो बचे हुए डिवेंचर 2.5 लाख के हैं उनको हम पूरे 2.5 लाख कैश में नहीं देंगे, 90% कैश में देंगे। 2.5 लाख का 90% कितना आ जाएगा? 2,25,000 आ जाएगा। और इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा बैलेंस अमाउंट डेट इज 10% ऑफ 2,50,000। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट ये आया, ये जिसकी वजह से मुझे ये एक्चुअली मुझे लॉजिकली यही पॉइंट समझाना चाहिए था आपको, लेकिन अब सारे क्वेश्चन आपको सामने करने पड़ते हैं। कहता है कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 1,50,000 की जो कि अब पेएबल हो गई। देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी जाती। अब सडनली आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़े। देखो, अकाउंट्स में लायबिलिटी कई तरीके से बढ़ सकती है। सपोज मैं कोई फर्नीचर अगर क्रेडिट में खरीदता हूं तो यहां भी मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एसेट भी बढ़ रहा है, तो ये कोई नुकसान नहीं है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कोई एसेट बढ़ रहा है तो ये कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन अगर से लायबिलिटी बढ़े ही बढ़े और ऑपोजिट साइड में यानी कि एसेट साइड में कोई इंपैक्ट ना आए तो ये अकाउंट्स में लॉस माना जाता है। तो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी हकीकत में लायबिलिटी बन गई, यानी कि अब मुझे उसको पे करना है। इट हैज सडनली बिकम पेएबल। लॉजिकली तो मेरी एंट्री होनी चाहिए, लॉजिकली, क्योंकि अब एक लायबिलिटी को आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा एंट्री में कंटिंजेंट लायबिलिटी पेएबल, और ये आपके लिए लॉस है। तो लॉजिकली तो एंट्री होनी चाहिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंट लायबिलिटी पेएबल अकाउंट। लॉजिकली ये एंट्री होनी चाहिए, यानी कि ये जो लॉस है इस लायबिलिटी के बढ़ने से जो लॉस हो गया उसको आपको रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट करना चाहिए। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि ये जो लायबिलिटी है हकीकत में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इसलिए बन गई किसी डायरेक्टर के गलत एक्शन की वजह से या गलत डिसीजन की वजह से। तो हमने अब उस डायरेक्टर को कहा भाई ये तो आपकी वजह से लायबिलिटी बनी है। तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करें, मेरी वजह से ये लायबिलिटी बढ़ गई तो मैं आपको कंपनसेट कर देता हूं। हमने कहा कैसे कंपनसेट करेंगे? तो वो डायरेक्टर ने बताया कि देखो अपनी बैलेंस शीट को मैंने आपको लोन दिया हुआ है, ये मैंने आपको लोन दिया हुआ है, आप क्या करें, ये जो लोन मैंने आपको दिया हुआ है आप अपनी इस लॉस को इस लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लें। हमने कहा ये ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय ए रॉन्ग एक्शन एंड वन ऑफ द डायरेक्टर, और फिर कहता है ही हैज एग्रीड टू कंपनसेट द लॉस आउट ऑफ लोन गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी। तो इसका मतलब अब ये जो एंट्री है इसको मैं रिकंस्ट्रक्शन में, ये जो डेबिट है, अब इसको मैं रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट नहीं लिखूंगा, अब मैं रिकंस्ट्रक्शन में क्या लिख दूंगा? डायरेक्टर्स लोन लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि अब कंपनी को तो लॉस हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो लॉस है इसको अब मैं कंपनसेट कर रहा हूं एक लायबिलिटी के अगेंस्ट जो कि हमारी कंपनी ने डायरेक्टर को देनी थी, यानी कि वो लायबिलिटी खत्म हो गई तो हमें अब एक तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए एंट्री होगी डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट। ये पॉइंट इसमें समझने वाला है। तो पॉइंट नंबर 5 में आप एंट्री लिखेंगे डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कंटिंजेंट लायबिलिटी पेएबल अकाउंट, और न्यू बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी पेएबल बैलेंस शीट के अंदर आएगी, और डायरेक्टर का लोन अब आपका खत्म हो गया। फिर उसने कहा कि गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। अब गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। कहता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू दिस मच, 4 लाख, 1 लाख एंड 1,50,000, ये हम कर देंगे। लेकिन उसने इसी लाइन में कहा कि लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसकी भी एंट्री आप कर ही लें। लैंड की वैल्यू जब बढ़ रही है, ये वैसे हमारी एंट्री नंबर 6 है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 18 लाख तक बढ़ गई। तो पहले तो लैंड बैलेंस शीट में कितनी थी? 15 लाख की थी, इसका मतलब 3 लाख का आपको फायदा हो गया। तो 3 लाख से आप इसकी एंट्री करेंगे, करेक्ट। उसके बाद उसने बताया कि कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर 25 रुपए वाले इश्यू करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो इश्यू हमने करा उसके लिए हमें अंडर राइटर्स को 4% कमीशन देना पड़ेगा। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूं। एंट्री नंबर आपकी ये 7th मैंने इधर लिख दी। 7th में मैंने तो पहले लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 40,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो 40,000 इंटू 25 के हिसाब से आपके पास कितना पैसा आएगा? 1 लाख रुपए मेरे ख्याल से आएंगे। 1 लाख या 10 लाख, ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है कई बार फिगर्स। 40,000 इंटू 25, 10 लाख रुपए आपके पास आएंगे।
तो ये तो हो गई इशू करने की एंट्री। अब हो सकता है आपने ये जो इशू कराया हो तो आपने अंडरराइटर्स के थ्रू ये इशू कराया हो, तो अंडरराइटर्स को आपको कमीशन देना पड़ेगा। एंट्री नंबर जो बी होगी उसके अंदर भी मैं लिखूंगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो अंडर राइटर्स को मुझे कमीशन देना पड़ेगा। अब अंडर राइटर को कभी भी कमीशन देते हैं तो जो आपका इश्यू प्राइस होता है उसके हिसाब से देते हैं। तो 10 लाख रुपए का आपने इश्यू कराया है तो 10 लाख उसका 4% आप अंडर राइटिंग कमीशन देंगे। अब अंडर राइटिंग कमीशन आपने दिया तो 40,000 रुपए दिए। अब आपने क्या नोट करा, जब आपने अंडर राइटिंग कमीशन पे करा तो आपकी कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं हुई। कोई भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी आपकी कम नहीं हुई, इसलिए ये लॉस है। तो इसको हम राइट ऑफ भी करेंगे। यानी कि एंट्री नंबर बी के अंदर भी मैंने 2 एंट्री करी, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट। तो इस तरह से 40,000 रुपए हम और राइट ऑफ करेंगे। तो ये सारी चीजें राइट ऑफ करने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा उससे आप फिर राइट ऑफ करने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका नेट बैलेंस कितना है। अब नेट बैलेंस कितना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीजिए जी मैं कर ही देता हूं एक बार। फर्स्ट एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ 26,25,000। फिर रिकंस्ट्रक्शन 375 से क्रेडिट हुआ तो 3,75,000। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन यहां डेबिट हो रहा है तो -1,50,000 प्रेफरेंस डिविडेंड हमने डेबिट करा। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ क्योंकि डिवेंचर होल्डर जो 5 लाख के थे उनको हमने 2.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, 2,25,000 का कैश पे करा और 25,000 हमें फायदा हो गया। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन फिर, अच्छा ये मैंने लैंड की एंट्री उल्टी लिख दी, बताओ आप भी क्या सोचोगे। ये एंट्री जो है ध्यान ठीक कर लेना, ये लैंड यहां पर आना चाहिए, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एनीवे कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है, 3 लाख से और क्रेडिट हो गए। उसके बाद अंडर राइट यहां फिर डेबिट हो गया -40,000। तो 31,35,000 जो है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस अब मेरा निकला, मैं अभी चेक कर लूंगा, 31,35,000। इतना ही बैलेंस है। एक मिनट जरा देख लूं मैं। अब यहां बैलेंस नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट के लिए, कोई चीज छूटी तो नहीं है। अच्छा एक अभी हमने एंट्री और नहीं करी है, छूट यहाँ एक सॉल्यूशन पूरा नहीं है, अभी मैं एक एंट्री और कर दूं। टोटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंपनी इन कनेक्शन विद द स्कीम एक्सक्लूडिंग अंडर राइटिंग कमीशन, यानी कि अंडर राइटिंग कमीशन को छोड़ करके कुछ और खर्चे हुए, तो उसकी भी इसी तरीके से एंट्री होगी। एंट्री नंबर 8 में यहीं पर लिख देता हूं, उसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15,000 की पहले तो पेमेंट करोगे और फिर इसको भी डेबिट करोगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट वो कह रहा है कि इस स्कीम के कुछ और खर्चे हो गए, अंडर राइटिंग कमीशन को छोड़ करके कुछ और खर्चे हैं 15,000 के, तो इसकी वजह से 15,000 और डेबिट हो गया। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आप चेक कर लेना, लेकिन इसको 31,20,000 है, 31,20,000। अब 31,20,000 जो है उससे हमें चीजें राइट ऑफ करनी है। गुडविल कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो गुडविल की अब वैल्यू नहीं है तो अब गुडविल बैलेंस शीट में देखो कितनी दी हुई है। गुडविल 3,50,000 दी हुई है, तो गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी 3,50,000 से। 3,50,000 से गुडविल का अमाउंट तो आपका राइट ऑफ हो गया। गुडविल के अलावा उसने लिखा था कि ये डिक्रीज हुई है, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख से कम हो गई,
इन्वेंट्री 1 लाख से कम हो गई और ये 1,50,000 से कम हो गए डेटर्स। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख से कम हो गई। उसके अलावा इन्वेंट्रीज आपकी कम हुई हैं। और उसके अलावा ट्रेड रिसेवेबल आपके कम हुए हैं। इन्वेंट्रीज जो कम हुई हैं 1 लाख से और ट्रेड रिसेवेबल कम हुए हैं 1.5 लाख से। क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो नहीं है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 19,50,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 19,50,000 है। अब जरा मैं ये चेक कर लूं कितना आ रहा है। 31,20,000 में से -3,50,000, 31,20 में से माइनस करा हमने 350, माइनस कर दिया 400, माइनस कर दिया मैंने 100, माइनस कर दिया 150, माइनस कर दिया 1950। ये 1,70,000 का कैपिटल रिजर्व आपका आ रहा है। कैपिटल रिजर्व 1,70,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिया है। हाँ, बिल्कुल लास्ट में उसने दिया हुआ है हिंट कि नेट बैलेंस 31,20,000 का है। कैपिटल रिजर्व आप देख लेना 1,70,000 का है। ठीक है, अच्छा जी। बैलेंस शीट में जब आप बनाओगे, वैसे बनानी नहीं है क्वेश्चन में इस वाले में, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं, जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो कैश का ध्यान रखना। अब ध्यान रखने से मेरा मतलब क्या है, 1 लाख तो बैलेंस पहले से ही है, और जहां जहां, क्योंकि बहुत बार आपके पास कैश आया और बहुत जगह कैश गया, वो एडजस्ट कर करके लिखना। डेटर्स की रिवाइज्ड वैल्यू तो दे दी है, उसने बता ही दिया डेटर्स इतने से कम हो गए, स्टॉक इन ट्रेड इतने से कम हो गए, जितने से कम हो गए वो लिख देना। गुडविल बैलेंस शीट में आएगी नहीं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं था। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है, प्लांट एंड मशीनरी इतने पर ही आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिवाइज्ड 18 लाख आपको गिवन है। ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं है, 12,50,000। डायरेक्टर का लोन जो था, डायरेक्टर का लोन वो खत्म हो गया है, 1,50,000, ये अब नहीं आएगा। डिवेंचर भी खत्म हो गए हैं, 5 लाख के जो डिवेंचर्स थे वो भी खत्म हो गए, सारे के सारे हमने डेबिट कर दिए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब आपको ये खुद आ जाना चाहिए तरीका कि इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस आएगा। जैसे कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल ये 35 लाख, यहाँ 35 लाख डेबिट हो गई, जीरो हो गई। फिर जहां जहां क्रेडिट इक्विटी हुई है उनको ऐड कर करके आप बैलेंस शीट में लिख देना। ऐसी जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तो खत्म हो गई है। अब 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11,25,000 की फिर क्रेडिट हो गई थी यहां पर, लेकिन ये फिर डेबिट हो गई। यानी कि इस वक्त तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 7,50,000 मौजूद है, लेकिन अब 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और उसके बाद तुमने 13% प्रेफरेंस शेयर भी और इशू भी करी है, जैसे कि यहां पर भी इशू करी है। 2.5 लाख की तुमने यहां पर भी इशू करी है, और प्रेफरेंस शेयर तुमने अगर और भी इशू करे हैं तो फिर तुम उनको ऐड करके लिख देना। इज इट क्लियर टू यू? तो ये तुम्हें अब बैलेंस शीट बनाने का आर्ट आ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, और ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है जो मैंने कराया, इत्तेफाक से 2 बार प्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को तुम खुद कर सकते हो। जहां तक 2.7 का सवाल है, 2.7 क्वेश्चन जो है ये आप खुद बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसका जल्दी से जायजा ले लें। इसके अंदर कोई अगर डिफिकल्टी है तो वो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। मैं 5 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट में आप इस क्वेश्चन को देख लें। कोई पॉइंट में आपको लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लें। 5 मिनट्स के बाद मिलते हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और पढ़ के आपको ये यकीन आ गया होगा कि यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन, कि नहीं? ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस सेशन अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, और नीचे जो पॉइंट नंबर 7 है और 8 है ये ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की कॉपी है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से खुद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं।